morning class. This is your next topic in continuation of that average and instantaneous rate. आज हमें अगर कोई रिएक्शन दी होती है तो हम उसमें किस तरीके से रेट ऑफ द रिएक्शन की वैल्यूज या उनकी कंसंट्रेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हम वो न्यूमेरिकल्स करेंगे. यहाँ मैंने एक नॉर्मल रिएक्शन लिया है, आपने पहले भी पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कि व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, देन व्हाट हैपेंड, क्या होता है तब 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं. तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं हमारे पास जिनमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं और कुछ में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं होते. अगर आप इसी रिएक्शन को देखें, जो रिएक्शन स्क्रीन पर दिखाई गई है आपको, नाइट्रोजन 1 मोल है, कोफिशिएंट है ही नहीं इसमें, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन एंड अमोनिया में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं. तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं होते, वहाँ रेट ऑफ द रिएक्शन या हम बात करें किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस के रेट में कोई डिफरेंस नहीं होता. लेकिन जहाँ पर रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पर हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है और जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स है, देयर इज अ डिफरेंस इन दैट, उसमें डिफरेंस होता है. अब उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, आइए सॉल्व करते हैं. For these reactions, the change in the number of molecules of one substance is a multiple of change in the number of molecules of another. For example, in the above reaction, for every 1 mole of nitrogen used, 3 moles of hydrogen used and 2 moles of ammonia is formed. This is basically what? ये हमारा रिएक्शन है. आप देखिए, जब हम रेट निकालेंगे रिएक्शन का इन रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन मैंने लिखा, इन रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लिखा एंड इन रेस्पेक्ट टू अमोनिया लिखा. एक चीज तो आपको समझ आती है ना कि रिएक्शन का जो रेट है वो किसी के भी रेस्पेक्ट में ले लें वो हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है. यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि आप जो रिएक्शन ले रहे हैं उसमें जो रेट होगा रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन का जो रेट है वो हर एक के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, रिएक्शन का रेट तो सेम रहेगा. लेकिन हाँ, हर एक रिएक्टेंट या हर एक प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस है वो जरूर चेंज होगा. ठीक है, तो ये हमें देखना है. हमने यहाँ रिएक्शन का रेट लिया है. एक चीज आपको याद रखनी है, ये तीनों के तीनों, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अगेन हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया तब ही बराबर होंगे एक दूसरे के जब उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम उनके रेट्स को, उनके रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस को डिवाइड कर देंगे. नाउ ऑल दीज 3 आर इक्वल एंड दिस इज वेरी बेनिफिशियल टू फाइंड आउट, टू सॉल्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल गिवन इन योर बुक. आपकी बुक में बड़े सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं. उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस अगर आप करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि उनमें इन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको शो किया है. तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू जरा हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल. दिस इज माय क्वेश्चन, न्यूमेरिकल ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइचियोमेट्री. ये मेरा क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है. द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 carbon tetrachloride at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. CCl4 में जब N2O5 का डिकम्पोजिशन हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो इसका डिकम्पोजिशन होगा NO2 में और ऑक्सीजन में, ये इसका डिकम्पोजिशन होगा. तो ये जो रिएक्शन जब 318 केल्विन पर मॉनिटरिंग की गई, इसको देखा गया, तो ये देखा गया कि इनिशियली जो कंसंट्रेशन थी N2O5 की वो 2.33 मोल पर लीटर थी, लेकिन इतनी मिनट्स बाद कंसंट्रेशन रिड्यूस होकर 2.08 मोल रह गई. नेचुरल सी बात है, इट इज अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की तो कंसंट्रेशन कम होनी है एज सून एज द टाइम गोज ऑन या एज सून एज द रिएक्शन प्रोसीड्स.
तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो रिएक्टेंट है उसका जो अमाउंट है वो कम होता चला जाएगा। तो सामने आपके रिएक्शन है, आपसे क्या चीज़ें पूछी हैं ज़रा ध्यान से देखिए। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, इन टर्म्स ऑफ मिनट्स एज वेल एज इन सेकेंड्स। अब आपको टाइम यहाँ पर मिनट्स में दिया हुआ है। अब पहले आप एक आंसर फाइंड आउट हम करेंगे, हम इसका एवरेज रेट निकालेंगे और एवरेज रेट फाइंड आउट करने के बाद बेटा हम इसको मिनट्स एंड आवर्स में भी कन्वर्ट करेंगे। अब ज़रा सा हम आते हैं सॉल्यूशन पे, हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। सी, दिस इज द क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, यू कैन सी इट, आप देखिए। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, बिल्कुल फाइनल जो हमारी कंसेंट्रेशन है उसमें से इनिशियल को माइनस करेंगे एंड टोटल टाइम, दिस इज माय रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। लेकिन इट इज नॉट द रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, व्हेन वी डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो एवरेज रेट आ गया, आपने इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। R1 R2 भी हम दिखा सकते हैं, इसलिए मैंने साइड में लिखकर दिखाया है आपको। दिस इज माय एवरेज रेट, जब मैंने उसको मिनट्स में एक्सप्रेस किया है। अब इसके बाद मैंने आर में निकाला, तो नेचुरल सी बात है एक आर में 60 मिनट्स होती हैं, तो हम इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में है टाइम, और जब मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगी तो इट विल कम इन न्यूमरेटर, तो इसको मल्टीप्लाई करके दिस इज माय रिएक्शन रेट इन टर्म्स ऑफ आवर्स एंड दिस इज माय रिएक्शन रेट, इसमें डिवाइड करेंगे क्योंकि सेकंड है, एक सेकंड में 60 मिनट्स होती हैं, and this is my reaction rate in terms of what seconds. तो you must remember this thing, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपका जो रिएक्शन है, रेट जो होगा उसमें आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड जरूर करना है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं रेट की बात कर रही हूँ, रिएक्शन के रेट की बात कर रही हूँ। अब आप देखिए, हमें पता है कि हमारी जो रिएक्शन हमें ऊपर दी गई है, ये रिएक्शन हमारी ऊपर दी गई है, इन तीनों रिएक्शन के जो हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं, इन तीनों के रेस्पेक्ट में अगर मैं रिएक्शन का रेट लिखूं तो वो कुछ इस तरीके का होगा। वो कुछ इस तरीके का होगा, ये देखिए, हाफ डेल्टा N2O5T, NO4 के आगे 4 है तो 1/4, और ऑक्सीजन के आगे कुछ भी नहीं है, तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हम सिंपल भी ले सकते हैं। एंड इसको हमने बराबर कर दिया और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। NO2 का जो रेट ऑफ अपीयरेंस है, क्योंकि हमने फोर्सेस को मल्टीप्लाई किया है, तो दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस इन टर्म्स ऑफ मिनट, मतलब टाइम का जो यूनिट है वो मिनट लिया है। अब अगर आपसे वो पूछे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके लिए यहाँ पर हम ऑक्सीजन के टर्म्स में रेट लिखेंगे, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे एंड देन वी मल्टीप्लाई दिस वैल्यू जो हमारी ये है विद दैट कोएफिशिएंट एंड वी गेट अवर आंसर। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। तो इसके टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में और भी दिए हुए हैं, तो हम वो भी सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल से आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दिस इज आवर रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। हमारी जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? दीज आर द फैक्टर्स: टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड द लास्ट इज सरफेस एरिया। मैं वन बाय वन डिस्कस करती जाती हूँ, उसके बाद आप देखिएगा। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी रिएक्शन का रेट भी बढ़ता चला जाएगा। कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो कंसंट्रेशन का भी यही है, आप अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। डेफिनेटली बेटा, अगर कैटालिस्ट हमारी रिएक्शन में प्रेजेंट होता है तो नॉर्मली जो कैटालिस्ट होता है वो हमारे रिएक्शन को स्पीड अप करता है, तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस के होने की वजह से भी हमारी जो रिएक्शन है उसका रेट बढ़ेगा। नाउ नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की नेचर पर डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट कैसा है। अगर हमारा रिएक्टेंट जो है वो आयनिक रिएक्टेंट है, मतलब उसमें आयंस हैं, तो उसमें रिएक्शन ज़्यादा फास्टर होगी इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट सब्सटेंस, क्योंकि बॉन्ड टूटने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट,
दैट इज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही है कि अगर आपकी रिएक्शन का सरफेस एरिया कम है तो रिएक्शन का रेट कम होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। इसको तो मैं एक कॉमन एग्जाम्पल लेकर भी समझा सकती हूँ, सबका एक एक एग्जाम्पल लेती हूँ। चलिए टेम्परेचर का लेते हैं, रिएक्शन का रेट। देखिए आपने पानी गर्म करने के लिए स्टोव पर रखा, आपने पहले इंडक्शन पर सिर्फ सिंगल 120 वॉट को सिलेक्ट किया तो टाइम सपोज करो 5 मिनट लगे उसको बॉईल करने में। आपने फिर एक और ऐड कर दिया दैट इज़ 240 वॉट कर दिया तो टाइम कम लगेगा। और जैसे जैसे आप इंडक्शन का जो लोड है वो बढ़ाते जाएंगे, सपोज आपका इंडक्शन वो 1600 वॉट्स का है तो आपने अगर पूरा कर दिया तो इट विल टेक हार्डली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और आपका पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ गया। शुगर ऐड कर लीजिए उसमें तो भी हो जाएगा। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। अगर आप रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के अमाउंट को बढ़ाते चले जाएंगे तो आपकी रिएक्शन का रेट भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमारी रिएक्शन का रेट जो है वो नॉर्मली रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है। वो कोई रिएक्शन है, बहुत कम रिएक्शंस जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो कि आपको मैं आगे भी पढ़ाऊंगी जिनमें कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर नॉर्मल रिएक्शन में अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन का रेट बढ़ता है। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और जिस वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। तो कैटलिस्ट भी रिएक्शन के जो रेट है उसको बढ़ाता है। हमारी बॉडी में कितने सारे कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शंस को कराते हैं, आप किसी को भी देख लीजिए। हमारे माउथ में कितने मतलब हमारे जो बॉडी है उसमें कितने सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। एंजाइम्स क्या है, बायोकैटलिस्ट तो होते हैं, तो दे इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट हैं जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करते हैं, पर 99% जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज ही करता है। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट मैंने आपको बता दिया। आयनिक बॉन्ड जो है वो दो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उसके जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें जो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो वो जल्दी होती है इन कंपैरिजन टू कोवैलेंट सब्सटेंसेस। और सरफेस एरिया, गर्मियों में गर्मी बहुत तेज हो रही होती है, आपको सुबह देर हो रही होती है और मम्मा आपके पीछे दौड़ रही होती है नाश्ते के लिए, तब अगर आपका दूध चाय जो भी आप लेते हैं वो गर्म है तो आप कहते हैं मम्मा ये गर्म है, तो मम्मा क्या करती हैं, बड़े से सॉसर में उसको डाल देती हैं, थोड़ा सा हिलाती हैं और वो ठंडा हो जाता है और आपको दे देती है। तो सरफेस एरिया, अगर आप एक कप में गर्म चाय लेंगे तो इट विल टेक टाइम, और अगर आप बड़े सॉसर में चाय लेते हैं तो वो जल्दी से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठंडी हो जाएगी और आपका जो चाय है या दूध है वो ठंडा जल्दी से हो जाएगा सरफेस एरिया बढ़ने से। तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है। तो दिस इज फॉर टुडे। मैं एक नए टॉपिक के साथ कल फिर आऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।